हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज सेकंड टेस्ट सीरीज है यूपी स्पेशल की, और एक टेस्ट सीरीज हम करा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और किसी को जोड़ भी नहीं रहे हैं। बच्चे, क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं है? सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आप अभी कर लीजिए तो ठीक है, बाद में आपके पछताएंगे और कहेंगे कि अगर हम ये पहले कर लेते क्वेश्चन वही हुबहू आएगा। क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट करके आपको दिखाएंगे कि देखो मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए दलदली, बी ककरीली पथरीली, सी महीन जलोढ़ और डी भूर। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? ककरीली पथरीली। आंसर होगा बी, ककरीली पथरीली मृदा पाई जाएगी। क्योंकि आपको बताते चले कि जब नदियां हिमालय से निकलती है तो फिर कहाँ पहले उत्तर प्रदेश कौन सा रीजन पड़ता है? भावर। भावर में कंकड़ पत्थर ऐसे रहते हैं ना, भावर का तराई रीजन रहेगा। जैसे यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे तो यहाँ नदियां क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये भावर का क्षेत्र पाया जाएगा तो यहाँ नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर रहते हैं ना, तो इसके नीचे नीचे नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें बड़े बड़े वृक्ष, सदाबहार टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो रीजन भावर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये रीजन रहेगा, उसके बाद ये रीजन रहता है तराई का। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बालू के कण, गाद, मृतिका और क्या रहेंगे? इसमें तराई में महीन बालू के कण और कीचड़ से निर्मित मृदा रहती। यहाँ पर क्या होता है? गन्ना और धान की खेती की जाती। और आपको बताते चले पहले भावर क्षेत्र में क्या ककरीली पथरीली रहेगी मृदा। तो यहाँ फसलों का उत्पादन नाम मात्र का होगा और यहाँ पे लंबे लंबे सदाबहार वन पाए जाएंगे। कहाँ पे? भावर क्षेत्र में। और फिर ये तराई रीजन रहेगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसे तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ये रहेगा तराई रीजन। तो ये तराई रीजन रहेगा, छोटे छोटे महीन कण रहेंगे, जलोढ़ वो रहेगी, जल से निर्मित मृदा रहेगी, गाद रहेगी। ठीक है, महीन कण रहेंगे। तो ये है तराई रीजन, तराई क्षेत्र रहेगा। ये भावर क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है और ये तराई रीजन में, मैदानी रीजन में नदियां फिर से दिखाई देने लग जाती है, दृश्यमान हो जाती है, दिखाई देने लग जाती है यहाँ पे तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि के लिए क्या उपयोगी है? यहाँ पे गन्ना, धान, यहाँ पे क्या क्या? गन्ना, धान आदि की खेती की जाती। ठीक है, यहाँ पे। और ये कीचड़ से निर्मित, क्योंकि ये आकाश वेटलैंड वगैरह होता है। ठीक है, कीचड़ से निर्मित यहाँ पे मृदा होती है। ठीक है, तो आपने क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? तो यहाँ पे ये कौन सी मृदा है? ककरीली पथरीली। कंकड़ और पत्थर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इस मृदा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मृदा नाम मात्र की होती है। ठीक है, ककरीली पथरीली। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे भावर क्षेत्र में। और ये यहाँ पे महीन कण होते हैं, महीन रेत के कण तथा गाद। ठीक है, मृतिका जिसे बोलते हैं, यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन इतना बता दिया आपको कि भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? ककरीली पथरीली। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अविनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? अविनालिका अपर्दन आपको पता होगा ना, शीट इरोजन होते हैं, गली इरोजन होता है। अविनालिका से जैसे कि उसमें बताया गया है, अविनालिका, नालिका में जिसके अपर्दन से नाली जैसी बन जाए। ठीक है, जिसके अपर्दन से मिट्टी जब अपर्दित हो जाती है ना, पानी द्वारा जब मिट्टी का कटाव हो जाता है तो एक नाली का रूप ले लेती है। ठीक है, नाली का रूप ले लेती है, उसे अविनालिका अपर्दन कहते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा होगा? मेरठ, गोरखपुर, इटावा या झांसी? बताइए, सबसे प्रभावित जिला कौन सा होगा? इटावा। सबसे प्रभावित जिला इटावा होगा, क्योंकि अविनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा रहेगा? इटावा। और ये भी बताते चले कि अविनालिका जो अपर्दन है, सबसे ज्यादा अपर्दन कौन सी नदी द्वारा होता है? चंबल। ठीक है, चंबल की बीहड़ देखे हैं आप लोगों ने, चंबल नदी। इससे ज्यादा अविनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी करती है, क्योंकि आपने चंबल में बीहड़ देखे, बड़े बड़े खड्ड देखे हैं और एक गली का जैसे रूप ले लेते हैं। गली में मतलब रास्ते जैसा रूप बन जाता है, आसपास बड़े बड़े पठार जैसे बन जाते हैं। तो वो एक लंबे
समय से नदी के बहते रहने से वो उसका कटाव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब चंबल नदी देखिए जो अवनाल का अपरदन करते हैं। और एक और बताते चले, आपको पता नहीं होगा, एक कौन सी, यमुना नदी भी अपरदन करती है, अवनाल का अपरदन यमुना नदी भी करती है। ठीक है, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि यमुना नदी करती है तो हाँ, यमुना नदी भी अविनालिका अपरदन करती है, अविनालिका अपरदन। मृदा का अपरदन हो जाता है, मृदा का कटाव हो जाता है और नाली के रूप में दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, ये चंबल और नदी और यमुना नदी दोनों ही अवनाल का अपरदन करती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित जिला है यूपी का, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है इटावा। इटावा में आपने देखा होगा लंबे लंबे बीहड़ पाए जाएंगे। और एंशियंट मतलब अभी आज से 50 साल पहले की बात मान लो, तब पहले ये ना डाकू वगैरह रहते तो कहाँ रहते थे, वो चंबल के बीहड़ में रहते थे ना, चंबल के बीहड़ में। तो क्यों, वहां पर ना छिपने के लिए जगह प्रोवाइड हो जाती थी। ठीक है, जगह मिल जाती थी, जगह मिल जाती थी। तो वो कैसे होता था, एक मिनट बच्चे माइक प्रॉब्लम करता है। जगह मिल जाती थी। ठीक है, एक मिनट उल्टा हो गया माइक, बच्चे 2 मिनट रुकना, सुनाई दे रहा। हाँ ठीक है, तो जगह मिल जाती थी। तो क्या था, इटावा। आंसर क्या हो गया, सी। क्या हो गया, आंसर हो गया सी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ना। ठीक है, कौन सा है। और जैसे कि हमने चंबल नदी की बात करी, यमुना नदी की बात करी, तो एक बात और हम आपको बताते चलें। एक मिनट बच्चे, थोड़ा मैं इसको अच्छे से रखूंगी टैबलेट को। जैसे बेतवा है, बहुत पूछा जाता है, वो चीज बता रहे हैं बच्चे। बेतवा है, बेतवा है, इसको क्या बोलते हैं, बेत्रवती। बेत्रवती, ठीक है, बेत्रवती नदी। ठीक है, और पूछा जाता है ये कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। यमुना में कब मिलती है, हमीरपुर के निकट। यमुना में मिलती। ठीक है, ठीक है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती। कौन सी, बेतवा। इसे बोलते हैं बेत्रवती। ठीक है, बेत्रवती। और दूसरा है केन। केन ऐसे बोलते हैं कर्णवती। ठीक है, कर्णवती वैदिक नाम है। और यह कर्णवती नदी या केन नदी बांदा जनपद के भोजहा के पास यमुना में मिलती है। कहां पे, बांदा जनपद, बांदा जिला के भोजहा स्थान के पास। भोजहा स्थान है वहां, भोजहा एक जगह का नाम है। भोजहा के पास यमुना में मिल जाती है। कौन सी, केन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। और सोन नदी है, जो सोन नदी है, इसे स्वर्ण नदी बोलते हैं। स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी बोलते हैं। और पटना, यह कहाँ मिलती है, गंगा में। कहाँ मिलती है, पटना के पश्चिम में। पश्चिम नहीं, पटना में, इतना लिख देंगे, पटना में, आरा के पास। पटना के पश्चिम में, आरा के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा में। नदियों की बात हुई तो ये बताना जरूरी थे, मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, बेत्रवती नदी। ठीक है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। और केन कर्णवती बांदा जनपद के पास, भोजहा, बांदा जनपद के पास, यहां है यार, पास। ठीक है, भोजहा, अरे क्या गलत लिख दिया, बांदा जनपद के भोजहा के पास। ठीक है, ये हाँ सही तो है क्या, हम भी जल्दबाजी में, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आप कि जब से देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो लाइक कर रहे हैं। इससे मन मेरा डाउन हो गया है, मनोबल गिर गया है। ठीक है, केन कर्णवती बांदा जनपद के
बोझा के पास यमुना मिलेगी, सोन सरस्वती नदी पटना के पश्चिम में, आरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। और ये बताते चले सोन, सोन है ना उसकी सहायक नदियां, सोन की सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी? ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी? रेहंद। सोन किसकी सहायक? गंगा की। ठीक है, पता है सोन किसकी? और सोन की सहायक रेहंद है और बनास है। ठीक है, नदी की बात चली तो ये बताना जरूरी था। ठीक है, और बता दें, और अवनाल का प्रदन सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा रहेगा? इटावा। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। और ये अवनाल का प्रदन करने वाली सबसे ज्यादा, अविनाल का प्रदन करने वाली सबसे चंबल नदी और यमुना नदी जो, ठीक है, अवनाल का प्रदन सबसे ज्यादा करती हैं। ठीक है, चंबल और ठीक है करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हम नहीं बताने का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? प्रदेश में, आंसर क्या है? प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, वो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से प्रभावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मथुरा जनपद, अगर वायु प्रदूषण से प्रभावित जिले कौन कौन से रहेंगे? वायु प्रदूषण से प्रभावित जिले कौन कौन से रहेंगे? आगरा रहेगा, ये कहाँ? यूपी के कहाँ पे? पश्चिम में। इटावा रहेगा और मथुरा रहेगा। ये वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित जनपद है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है क्योंकि ये सारे पश्चिमी रीजन पे पड़ते हैं और सारे अधिकांश ये किसका बॉर्डर रहेगा? राजस्थान का। और मरुस्थल रहेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे क्या रहेगा? वायु प्रदूषण होगा अधिकांश। ठीक है, डेप्थ में बाद में बताएंगे, अभी करा देती क्योंकि एग्जाम नजदीक है। क्या है रहेगा? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन है? ये आगरा, इटावा, मथुरा, ये सारे क्या पश्चिम में पड़ेंगे। किस में पड़ेंगे? पश्चिम में पड़ेंगे। वायु में प्रदूषण सबसे ज्यादा किस में होगा? पश्चिमी क्षेत्र में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा किस में होगा? पश्चिमी क्षेत्र में होगा। ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं ऑप्शन ए आगरा मथुरा में, ऑप्शन बी एटा मैनपुरी में, ऑप्शन सी सीतापुर बाराबंकी में और ऑप्शन डी मिर्जापुर झांसी में। बताइए लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाएंगी? बताइए, ये तो क्वेश्चन कई बार आ गया है। कहाँ पाई जाएंगी? ऑप्शन डी मिर्जापुर झांसी में। रेड सॉइल कहाँ पाई जाएगी? मिर्जापुर झांसी में। लाल मिट्टी आपने देखी होगी, अगर आप झांसी गए होंगे तो वहां अधिकांश लाल मिट्टी पाई जाएंगी और गेहूं से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लोहे अयस्क बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लोहे अयस्क के ज्यादा होने से इसका कलर रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी फैजाबाद और ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताइए कौन सा है? ये तो आपको पता होगा कौन सा है, प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन कौन करता है? प्रतापगढ़, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक अदजा है या वाणिज्यिक, देखो यहाँ लिख के बता देते हैं हम, नकदी फसल है ना। ठीक है, नकदी। नकदी फसल, कॉमर्शियल क्रॉप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है कौन सी है? वाणिज्यिक उपज कौन सी है? जूट है, बी गन्ना है, सी कपास है, डी तिलहन है। कौन सी है? गन्ना। वाणिज्यिक फसल किसे बोलते हैं? नकदी फसल किसे बोलते हैं? जो हम खड़ी फसल जिसका हम बेच सके, जिससे हमें उसके पकने का इंतजार न करना पड़े, उसके तैयार होने का इंतजार न करना पड़े। हम खेत में ही अगर वो फसल को दाम लगा के उसे बेच दें तो ये हमें है सीधे सीधे हमें उससे क्या हो जाएगा? धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि गन्ना फिर वो
2-3 साल रहेगा, कटेंगे, फिर गन्ना मार्केट में ले जाएंगे, नहीं, खड़ी फसल होती है वही बेच दिया जाता है वहां पे खेतों में। ठीक है, जो अब लोग आप लोग होंगे ना, जो गन्ना किसान वगैरह होंगे, गन्ना किसान वगैरह होंगे, उनको पता होगा कि ना कि गन्ना कौन सी फसल है, वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन बी हो गई। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? आपसे पूछा गया कौन सी ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है, ठीक है, जिसका जीवन चक्र कम होता है और कम समय में ही तैयार हो जाती है। ऑप्शन ए चना है, कि ऑप्शन बी मसूर है, कि ऑप्शन सी अरहर है, कि डी मूंग है। तो आंसर क्या आपका रहेगा? डी मूंग। आंसर रहेगा डी मूंग। मूंग है ना, 2-3 महीने में तैयार हो जाती फसल, ठीक है, 2-3 महीने में पककर तैयार हो जाती है मूंग की फसल। ठीक है, और यह है क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है मूंग। ठीक है, और ये भी आप आंसर करके दीजिए कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है कि रबी की कि जायद की। बताइए मूंग कौन सी फसल है, बताइएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? बताइए। जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो, ठीक है, किसे कहा गया सीमांत कृषक? जिनके पास, अब हो लाइट गई हमारे यहाँ, 1 मिनट बच्चे, मोबाइल लाइट जलानी पड़ेगी, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? अरे लाइट गई, रहने दो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, या फिर बी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, या सी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, या फिर डी जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। किसे? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो गया बी। जाने दो लाइट, ठीक है, हम मोबाइल जला के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट का तो ऐसे ही रोना है, ठीक है, कैपिटल में ऐसा रोना है तो फिर और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? ऐसा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है जिसमें संपूर्ण देश में यह राज्य अग्रणी है, मतलब आगे है, प्रथम है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं जो मूंगफली होगा, बी गेहूं गन्ना आलू होगा, सी चना गेहूं सरसों होगा, डी चना गेहूं जो होगा। आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं गन्ना आलू। ठीक है, ये आपको पता होगा, गेहूं गन्ना आलू। ऑप्शन बी रहेगा आंसर। कौन सा है? गेहूं गन्ना तथा आलू। एक मिनट दिख नहीं रहा है बच्चे, लेकिन मिनट देखते हैं। गेहूं गन्ना तथा आलू, ठीक है, ये तो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर। और बताइए, गेहूं गन्ना आलू में था, और किस में है? आम। आम में भी उत्तर प्रदेश, और आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? मलिहाबाद, लखनऊ। ठीक है, इससे होता है आम का सर्वाधिक उत्पादन। और किसमें है बताइए? खाद्यान्न उत्पादन में भी है, खाद्यान्न उत्पादन में भी है, संपूर्ण खाद्यान्न में। गेहूं तो है ही, गन्ने में भी है, आलू में है, आम में है, खाद्यान्न उत्पादन में है। ठीक है, ये और दूध में भी है। ठीक है, यूपी कितने उत्पादन? संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन में भी है, गेहूं में भी है फर्स्ट नंबर पे, गन्ने में भी फर्स्ट नंबर पे, आलू में भी फर्स्ट नंबर पे, आम पे और दूध पे भी फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए दूध में भी फर्स्ट नंबर पे है क्या नहीं है। ठीक है, ये इसका थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सभी में गेहूं गन्ना आलू आम खाद्यान्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, शक्कर का प्याला कौन सा कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश। चीनी में भी है ना, चीनी और गन्ने में भी उत्पादन में है। गन्ने का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है और चीनी के उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पे है, और गन्ने में
उत्पादन में ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे, अभी जस्ट बता रहे थे गन्ने में, ठीक है। तो इसे ऐसे शक्कर के पहले बोलेंगे, शक्कर के पहले इसलिए बोलेंगे गन्ना उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पे है। और इसमें प्रथम चीनी मिल कहाँ खोली थी, देवरिया के पास, ठीक है। बताइएगा ईयर, बताइए किस ईयर में खोली गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। भारतवर्ष में प्रथम, स्पीड में लगा के आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, हम बहुत स्पीड में वैसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समस्या ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और ऑब्वियस मेरे पास भी टाइम कम है। तो ऐसा है कि आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएं यूपी स्पेशल, और आप लोगों को ऐसा कोई शिकायत न रहे कि मैम नहीं करा रही हैं, ठीक है। वो सारे हम कंप्लीट करा देंगे, हमें सारा कुछ रहता है, चाहे हम रात को क्लास लेकिन अल्टरनेट लेते हैं तो लेंगे जरूर, बहुत हमारे पास इमरजेंसी आ गई हो तभी हम स्किप करते हैं क्लास, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ए जबलपुर में, बी कानपुर में, सी फैजाबाद में, डी पंतनगर में। कहाँ पे की गई थी, पंतनगर में। ऑप्शन हो गया डी, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन हो गया डी, आंसर आप क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। आज फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है, टाइम नहीं लेंगे, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो कौन सा होगा, संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कहाँ पे सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन होगा। ए लखनऊ में, बी उन्नाव में, सी सहारनपुर में, और डी इलाहाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी होगा सहारनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, स्थापित किया गया था। ए लखनऊ में, बी नोएडा में, आगरा में, या कानपुर में। बताइए कहां पे किया गया था, कहां पे किया गया था, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ किया था, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था बच्चे, लखनऊ में। ऑप्शन हो गया ए राइट आंसर, ठीक है, ए राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 15 क्वेश्चन लिए। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, गाजियाबाद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद और उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित कहाँ पे है, बताइए। गाजियाबाद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद है, उन्नाव जनपद में। कहाँ पे है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव जनपद में। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। उन्नाव जनपद का ना नवाबगंज पक्षी विहार है ना, इसको कर दिया गया चंद्रशेखर पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ऑप्शन हो गया डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइट गई है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मोबाइल जला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, इसका ये और कुछ बताते चले इसमें, ठीक है। स्थापना दिवस कब थी, क्या है, कोशिश करेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार क्या है, उन्नाव में है, ये इसमें दिया है ना, उन्नाव में ही दिया है, ठीक है। और स्थापना कब है ये भी पूछ लेते हैं, 1984 में। स्थापना कब हुई थी, 1984 में स्थापना हुई थी। एक मिनट, स्थापना कब हुई थी, 1984 में स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी, नवाबगंज पक्षी विहार की, ठीक है, जो अब क्या है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, ठीक है। और अच्छा, और एक बताया, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, ठीक है। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, रायबरेली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। ये कहाँ पे, रायबरेली। जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, कब हुई थी, 1987 में, ठीक है। कब हुई थी, 1987 में। और लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये कन्नौज में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, इसलिए बता रहे, ठीक है। और सांडी पक्षी विहार पता है आपको, हरदोई में 1990 में हुई थी। और बखीरा पक्षी विहार, अच्छा इंपॉर्टेंट बताते हैं। अच्छा, ओखला काफी बार पूछा गया, ओखला पक्षी विहार कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, और एवं गाजियाबाद दोनों में पड़ता है। और समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार है मैनपुरी में, समान पक्षी विहार। ये सारे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लिस्ट दे देंगे आपको, कहाँ पे है, मैनपुरी में, ठीक है। और कब हुई थी इसकी स्थापना,
1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, समान पक्षी विहार का। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार का है, गोंडा में है। ठीक है, लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पे, बताते चले, स्किप ना करें। लाख बहुसी पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पे, बताओ। कन्नौज, कन्नौज। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1988 में। ठीक है, 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे, संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है। ठीक है, कहाँ है बखीरा पक्षी विहार, कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। ओहो, 1990 में। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार है। और ओखला पक्षी विहार कहाँ है, ओखला, जितना आ सकता है इसमें उतना हम बता दे रहे हैं। ओखला पक्षी विहार, जितनी जगह इसमें खाली है, कहाँ पे है ओखला पक्षी विहार, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद दोनों में है। गाजियाबाद। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। ये बार बार क्या है, लास्ट में किनारे पा जाते तो ये स्किप हो जाता है। ठीक है, 1990 में। और एक और है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है, आगरा में है। बहुत पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, कौन सा, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, आगरा। रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम से रटने से नहीं होगा। जितने बार आप रिवीजन करेंगे ना, वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि आपको याद हो गया है। ठीक है, कब हो गया, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक और है पटना पक्षी विहार, ये एटा में है। ठीक है, कौन सा, पटना पक्षी विहार। ये बार बार इसके पूरा, एक और बच्चे को बता देने दो। ठीक है, पटना पक्षी विहार, ये कहाँ, एटा में है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, पटना पक्षी विहार है, ये एटा में इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना हुई थी 1984 में, और ये उन्नाव जनपद में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया। समस्व पक्षी विहार रायबरेली में। ठीक है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। पटना पक्षी विहार एटा में है, और इसकी स्थापना एटा में है, एटा। एक मिनट बच्चे, लास्ट में पढ़ रहा है, लिखते नहीं बन रहा है। लाइट को भी अभी जाना था, ऐसे लग रहा है कि अब आएगी ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है। कहाँ है, एटा। ठीक है, एटा में है 1990 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बाकी आप रिवीजन कर लीजिएगा। सुराहताल पक्षी विहार स्थित है कहाँ, ऑप्शन ए आजमगढ़ में, ऑप्शन बी हरदोई में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन डी बलिया में। कहाँ पे है सुराहताल पक्षी विहार, कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे है, बलिया में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बलिया में। सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पे, बलिया में। इसे क्या बोलते हैं, सुराहताल पक्षी विहार। इसको लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लोकनायक
पक्षी विहार, ठीक है। इसी को किसको, सुराताल को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। लाइट आ गई, थैंक गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। सुराताल को पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं और ये बलिया में है जैसे कि इसमें पूछा गया है। और स्थापना इसकी 1991 में हुई थी। अब आने से क्या, मेरा क्लास एंड होने जा रहा है, अब आइए, ठीक है। 1991 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, ठीक है। और एक मिनट ऑफ कर देते हैं जरा सा लाइट, ठीक है। और क्या है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है, इसको बैतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं। भीमराव पक्षी, ओहो, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ठीक है। एक मिनट बच्चे, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैतीताल पक्षी विहार और ये कहाँ, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़, ठीक है, कहाँ, प्रतापगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, प्रतापगढ़ में, और 2003 में हुई थी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देते हैं बैतीताल पक्षी विहार, कई बार दूसरा आ जाए। पक्षी विहार, ठीक है। और सन इसलिए बच्चे बता रहे हैं क्योंकि अब यूपी का एक हो गया, सन भी पूछने लग गए सभी में, ठीक है। और पहले भी पूछते थे लेकिन अभी वर्ष पर रिजर्व हैं पक्षी विहार, इनके भी अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं कि कौन पहले कौन बाद में, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी नवाबगंज बता ही दिया हमने, समस्तपुर पक्षी विहार बताया, रायबरेली में है बता दिया ना, और लाख बहूसी बताया। सांडी पक्षी विहार बताया क्या, देखिए नहीं बताया, ठीक है। सांडी पक्षी विहार बता दे रहे हैं, ठीक है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, सांडी पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में है ये, ठीक है, रायबरेली। किस सीट से हैं, कौन है, रायबरेली सीट से कौन है बताइए। ये और इसका कब हुआ था, 1987 में, स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। और बखीरा बता दिया हमने, संत कबीर नगर में, ओखला बता ही दिया आपको। और अच्छा, पार्वती अरगा पक्षी विहार ये बताया नहीं, पार्वती अरंगा, ठीक है, पक्षी विहार, ठीक है। पार्वती अरगा पक्षी विहार एक कहाँ पर रहेगा, गोंडा में, कहाँ रहेगा, गोंडा में। और स्थापना वर्ष क्या है इसकी, स्थापना वर्ष बताइए कहाँ है, 19, बार बार इसके क्या हो रही है, 1990, ठीक है, 1990 में हुआ था, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, महोबा एवं हमीरपुर में है, महोबा एवं हमीरपुर। और इसका स्थापना वर्ष कहाँ है, कहाँ पे है, महोबा और हमीरपुर में, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी, 1990 में, 1990 में स्थापना, ठीक है, स्थापना हुई थी, ठीक है। ये हो गए आपके पक्षी विहार, बाकी आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हमने सारे करा ही दिए आपको, ठीक है, ठीक है। सुराताल पक्षी विहार का बलिया में है, और रिवीजन कर लीजिए एक बार, इसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, इसे बैतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं, और प्रतापगढ़ में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार रायबरेली में कहाँ से हो गया यार, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है हमसे, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है यार,
हाँ हरदोई में है, ये बाई मिस्टेक हो गया बच्चे, बच्चों को गलत नहीं कराना है भाई, बाई मिस्टेक। मुझे याद है ना, मुझे भी याद है, ऐसी बात नहीं कि हम भी कंप्यूटर हैं, इसलिए तो दोबारा करते हैं। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। इसके लिए धोखे से कई बार हो जाता है ना, हम बोल कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, इसलिए हो गया बाई मिस्टेक, बाकी हमें पता है सर। सांडी पक्षी भाई, सांडी पक्षी विहार हरदोई में ही है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। देखो 1987 किस हिसाब से कर दिया, रायबरेली का वो, एक मिनट, 1990 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1990 में। ठीक है, लोकनाथ पक्षी विहार किसे बोलते हैं? सुराताल पक्षी विहार को भी बोलते हैं, लोकनाथ पक्षी विहार, और ये बलिया में है। ठीक है, बलिया में है, इसी को देखकर मुझे याद आ गया शायद, बलिया में है। और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, गलत नहीं कराएंगे बच्चे, बाई मिस्टेक कई बार हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, बेतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं इसे, और ये प्रतापगढ़ में है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, 1990 में। ठीक है, पार्वती रंगा पक्षी विहार गोंडा में है, हमें सारे याद है बच्चे। पार्वती नगर पक्षी विहार गोंडा में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, और विजय सागर पक्षी विहार महुआ में हमीरपुर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, अब बिल्कुल सही बच्चे, कई बार बाई मिस्टेक हो जाता है ना, कई बार दिमाग कहीं और चला जाए इसलिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नाग पक्षी विहार, ये तो आपको बता ही दिया था, उन्नाव जनपद में है और स्थापना 1984 में। और समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। समान पक्षी विहार मैनपुरी में समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और लाख पहुसी पक्षी विहार कन्नौज में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ? संत कबीर नगर में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना पक्षी विहार एटा में है और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए। लोकनायक पक्षी विहार 1991, इसी को बोलते हैं सुराताल पक्षी विहार। ठीक है, और ये बलिया में है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, इसे बेतीताल पक्षी विहार कहते हैं, यह है कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर पक्षी विहार महुआ एवं हमीरपुर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है बच्चे, इसलिए दोबारा से रिवीजन कर दिया क्योंकि आपके दिमाग में चला जाए, फीड हो जाए, क्योंकि आप लोग तो बाद में करने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, और परसों लेके आएंगे अल्टरनेट सीरीज हम लेके आते हैं और सारे क्वेश्चन वही करा रहे हैं। ठीक है, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये सारे करा दिए। शक्कर का प्याला कहाँ जाता है? देखो इसमें कुछ बताना था इसलिए बता रहे। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन से कृषि निर्यात क्षेत्र? 3। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं जहां से निर्यात किया जाता है। ठीक है, जहां से निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, वो क्षेत्र भी तो बनाने पड़ेंगे जहां से अन्य राज्यों को, अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है, पहला था लखनऊ। ठीक है, और दूसरा सहारनपुर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये छूटे ना इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, और सहारनपुर। तीसरा है आगरा। ठीक है, तीसरा है आगरा। ठीक है, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। लखनऊ और सहारनपुर से आम के लिए। ठीक है, लखनऊ और सहारनपुर से आम के लिए, आम का निर्यात किया जाता है। ठीक है, आम के लिए। आम का किससे? नवाबी
ब्रांड से, नवाबी ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है। क्या है? आम को, नवाबी ब्रांड। ठीक है। और आगरा से आलू का, आलू का निर्यात किया जाता है आगरा से। और किस ब्रांड के, कहाँ पे? देश विदेशों में और अन्य अदर राज्यों में। ठीक है, निर्यात किया जाता है किसके नाम से? आलू को ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है, ताज ब्रांड। ठीक है, ताज ब्रांड के नाम से आलू को, ठीक है, निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। निर्यात करना है, बेचना। ठीक है, सिंपल शब्दों में बेचना ही है। ठीक है। और ये 3 कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ है, सहारनपुर है और आगरा है। ठीक है, लखनऊ और सहारनपुर से आम का निर्यात होता है, और वो किसके आम का निर्यात होता है। ठीक है, और ये नवाबी ब्रांड से। आगरा और आलू का निर्यात होता है, तब किससे? ताज ब्रांड के नाम से। ठीक है, ताज ब्रांड के नाम से निर्यात होता है। ठीक है, ठीक है। और एक बताते चले आपको, महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? महोबा पान की खेती के लिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ अब इतना टाइम नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक मिनट, आम के लिए नहीं लिखना है, आम का। ठीक है, इसमें आम का निर्यात होता है, आलू का निर्यात होता है। ठीक है, महोबा क्या? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कन्नौज तो आपको पता है, पुष्पों के लिए, फूलों से इत्र बनाते हैं ना, कन्नौज। फूलों से इत्र बनाने के लिए, ठीक है, इत्र के लिए प्रसिद्ध। जाना कभी आप कन्नौज, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कौन सा? कन्नौज। और किसान भाई योजना कब आई थी? किसान भाई योजना, किसान भाई योजना कब आई थी? ये चीजें पूछी जाती ना, वो इंपॉर्टेंट हम फैक्ट बता दे रहे हैं आपको। 1992 में, ठीक है, आई थी किसान भाई योजना। ठीक है, लास्ट बता रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब है? 1999। ठीक है, में आई थी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कुछ हम नोट्स बना लेते हैं कि आप लोगों को बताएंगे, वो बता दिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र है, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। ठीक है, लखनऊ सहारनपुर से आम का होता है नवाबी ब्रांड से, आगरा से आलू का होता है ताज ब्रांड से। ठीक है, और एक मिनट इरेज कर देते हैं, इधर जगह नहीं तो ऐसे लगेगा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। दूध क्या लिखा है, ये बता ही दिया है। ठीक है, और महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कन्नौज, कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? फूलों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और किसान भाई योजना 1992 में आई थी, बहुत बार पूछा गया इसलिए बताया। ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 1999 से 2000 में। ठीक है, ये आई थी 1999 से 2000 के बीच में, ये आई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे, हम बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है सारे एंड, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, इंपॉर्टेंट सारी चीजें भी करा दी। ठीक है, 15 क्वेश्चन कराए थे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें करा दी। अब हम यहाँ अपना क्लास करते हैं एंड बच्चे, परसों फिर लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और कोशिश करेंगे जल्दी यूपी स्पेशल खत्म करके आप लोगों को और भी प्रैक्टिस अदर सब्जेक्ट की करा दी जाए। ठीक है, तो आप लोग जहाँ हैं पढ़ते रहिए, बस अपना रिवीजन करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी अच्छी क्लास लेके आए। अगर कोई शेयर नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर मेरी भी एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्लास लेने का मन नहीं करता है। ठीक है बच्चे,
तो आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।